नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों से वादा किया था कि एसएसटी का हम लोग का क्लास चलता रहेगा। पिछले क्लास में हम लोग पावर शेयरिंग के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस भी किए थे। उस टॉपिक को पूरा करना जरूरी नहीं है क्योंकि पावर शेयरिंग का ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पे है। आप वीडियो वाले ऑप्शन में जाइए और सर्च करके वहां से पढ़ सकते हैं। इस लॉकडाउन में आप लोग को भी कोई काम नहीं है, हमको भी कोई काम नहीं है, तो कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाए। हमको यहाँ पे क्विक रिवीजन के तौर पे देखना है कि पिछले लेसन में क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और हमारा जो दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, जिसका ये वीडियो है, अभी जिस वीडियो पे हम बात कर रहे हैं वो फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म के लिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, है ना। तो क्विक रिवीजन के तौर पे हम देखे थे क्या कि जो पावर शेयरिंग होता है सर, उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले को कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरे को कहा जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। हालांकि फंक्शन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर जो होगा वो 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होगा। यानी क्या लिखोगे तो पावर स्प्लिट इनटू 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इस तरीके के सिस्टम को, जब इस तरीके से कोई गवर्नमेंट स्प्लिट हुआ हो किसी गवर्नमेंट के पावर को, तब हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ओके, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को हम लोग चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत? दूसरा आते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पे दो लेवल पर नहीं, यहाँ पे ऑर्गन में नहीं, पावर जो होगा वो स्प्लिट अप होगा क्या लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में, है ना। 2 लेवल 3 लेवल पर होगा इस तरीके से। अगर हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करें या वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें तो इसको दो भागों में पढ़ सकते हैं। पहला तो 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट में इसको पढ़ते हैं और दूसरा पढ़ते हैं 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट में और 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट में। तो अगर हम लोग 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वर्टिकल डिवीजन, वर्टिकल पावर शेयरिंग में अगर हम लोग 2 टियर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो पावर स्प्लिट होगा, यानी जो पावर होगा वो दो भागों में डिवाइड होगा। पहले को कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे को कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। दूसरा जो है 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम लोग 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहां पे पता चलता है कि जो पावर है वो स्टेट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी में डिवाइड होता है। अब देखो, अगर लोकल बॉडी की बात करो तो लोकल बॉडी में पहला आता है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया वैसे एरिया को कहा जाता है जो शहरी क्षेत्र है ना। जब शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसको अर्बन एरिया कहा जाता है, जबकि ग्रामीण की बात की जाए, अगर गांव की बात की जाए तो उसको रूरल एरिया कहते हैं। अर्बन एरिया में आपको शासन के रूप में क्या मिलेगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलेगा जहां के की हेड कौन होते हैं जी? तो मेयर, है ना। यहां का हेड होगा मेयर। और अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में होता है ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत। तो क्या पता चला कि 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर डिवाइड होगा। और 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि लोकल बॉडी दो भागों में डिवाइड होगा, अर्बन और रूरल में, है ना। तो ये मेरा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। इस सिस्टम को, है ना, यानी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म, है ना। इसी को कहा जाता है फेडरलिज्म।
और इस तरीके की गवर्नमेंट को कहा जाता है फेडरल गवर्नमेंट, है ना। इस तरीके की गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? फेडरल गवर्नमेंट। कोई दिक्कत? तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम पिछले क्लास में भी कुछ देखे थे और इस क्लास में देखे। तो हमें मेनली इस चीज को पढ़ना है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, इस तरीके से। तो फेडरलिज्म के लिए हमें वर्टिकल पावर शेयरिंग पढ़ना है और इसी से हमारा चैप्टर शुरुआत होता है जिसका नाम है फेडरलिज्म, है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है? फेडरलिज्म। क्या पता है फेडरलिज्म के लिए? फेडरलिज्म को हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। अब देखिए ये जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के अगर लिहाज से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। पहले को हम लोग कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहा जाता है राज्यसभा, है ना। एक को कहा जाता है लोकसभा और एक को कहा जाता है राज्यसभा। अगर हम लोग बिल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, है ना। अगर कोई बिल बनाना हो तो इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ज्यादा फंक्शनली हमारा लोकसभा होता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जो कि स्टेट लिस्ट में आता हो, है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनियन लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट। अब आता है ये यूनियन लिस्ट क्या है सर? तो देखो यूनियन लिस्ट वैसा प्रत्येक चीज को कहा जाता है। जैसे देखो भारत जो एक देश है या कोई भी एक कंट्री है तो वहां पे बहुत सारे चीज होते हैं, है ना। डिफेंस है, फॉरेन है, रेलवे है, पुलिस है, लोकल गवर्नेंस है। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है, कुछ कुछ भाग में बांट दिया जाता है। तो कुछ पार्ट वैसे चीज जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम लोग कहते हैं यूनियन लिस्ट। और दूसरा जो इसका पावर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी देखिए लोचा है ना। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली सबसे पहला, है ना। और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो यहां पर भी इसी तरीके से है जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली ज्यादा फंक्शनल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल कम फंक्शनल होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये प्रत्येक स्टेट में होते हैं, उसका सीट ज्यादा कम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन और एरिया, लेकिन होते सभी जगह है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट में है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें, इसके जो मेंबर चुने जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं एमएलए और इसको कहते हैं एमएलसी, है ना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये एमएलए हो गया, एमपी साहब हो गए, सॉरी एमएलसी हो गए। अब देखो क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी जगह होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है और वो स्टेट है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सॉरी तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इतने में। तो 6 स्टेट में, बाकी सब लेजिस्लेटिव काउंसिल देखता है। अब देखो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसको देखेगा जी? तो जो स्टेट लिस्ट की चीजें होगी, है ना। स्टेट लिस्ट की चीजों में मतलब वो सभी काम जो स्टेट के जिम्मे होता है उसको हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग यूनियन लिस्ट की बात करें तो यहां पे हमको पता चलता है कि यूनियन लिस्ट में आता है रेलवे, है ना, जो डिफेंस, एयरवेज, है ना, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसी तरीके स्टेट गवर्नमेंट में आता है लोकल पुलिस, है ना। अब आता है क्या कि ये दोनों के कुछ चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं कनकरेंट लिस्ट, है ना। क्या कहते हैं? कनकरेंट लिस्ट। इसमें क्या क्या चीजें हैं जी? तो देखो, एजुकेशन जो है वो कनकरेंट लिस्ट में है, हेल्थ जो है कनकरेंट लिस्ट में है ना। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कनकरेंट लिस्ट में है। अब देखो, हम तो ये अकॉर्डिंग टू अपना कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक। और अभी जब हम आप लोगों को ये क्लास ले रहे हैं तो आज का डेट है 2021, है ना। तो इतने बड़े गैप में बहुत सारे चीज आया, है ना, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर, है ना। ये दोनों चीज जो है इसके बाद आया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर जो है इसको कहां रखेंगे? तो इसके लिए एक अलग लिस्ट बनाया गया है जिसको कहते हैं रेसिड्यूरी, है ना, रेसिड्यूरी। तो क्या पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्सिबल होगा यूनियन लिस्ट के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको यूनियन गवर्नमेंट भी कह लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेट लिस्ट के लिए। कुछ दोनों चीज है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, तो ये सब होंगे कौन? कंकरेंट लिस्ट में आएगा, इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा। और एक कुछ नए चीज आ रहे हैं जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर, ऐसे चीज के लिए इसको हम लोग रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में डालते हैं, है ना। चलिए आगे क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड भर गया है ना। अब हमको क्या करना है कि फेडरलिज्म को और अंदर से समझना है। देखो, ये जो फेडरलिज्म है ना, ये जो फेडरलिज्म है ये दो तरीके का होता है। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, है ना, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और दूसरा जो होता है वो होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब क्या है? इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे यूनिट्स जो होंगे, है ना, जैसे मान लेते हैं कि ये पहला यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, ये चौथा यूनिट है, यानी ए बी सी डी, इस तरीके के अलग अलग स्टेट होंगे और ये आपस में मिलकर, है ना, ये आपस में मिलकर के एक बड़ा यूनिट का निर्माण करेंगे, है ना। छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलेंगे और एक बड़ा यूनिट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आपका यूनिट बना, है ना, ये जो एक गवर्नमेंट बनी, है ना, इसको हम लोग कहते हैं कमिंग टुगेदर। एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसका यूएसए है ना, स्विट्जरलैंड है, ये सब इसका एग्जाम्पल है ना, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का। कमिंग टुगेदर का क्या मतलब हो गया? देखो समझो, कमिंग टुगेदर यानी छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिल करके फॉर्म करेगा गवर्नमेंट को, उसको हम लोग कमिंग टुगेदर कहते हैं। इसका एग्जांपल है यूएसए और स्विट्जरलैंड। जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा? एक बड़ा यूनिट है ना, एक बड़ा यूनिट का गवर्नमेंट है और वो कंट्रोल करता है छोटे छोटे पर, है ना, कंट्रोल करता है। यहां पे क्या होगा? कमिंग टुगेदर में होगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो सकता है, सबका नेशनल एंथम अलग हो सकते हैं, सबका फ्लैग अलग हो सकता है। लेकिन यहां पे ऐसी बातें नहीं होगी। यहां पे जो इसका नेशनल एंथम होगा वही इस चारों का नेशनल एंथम होगा, जो इसका नेशनल फ्लैग होगा यही इस चारों का नेशनल फ्लैग होगा, है ना। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। इसका एग्जांपल है इंडिया, है ना। अलग बात है कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषा बोलते हैं लोग, अलग अलग तरीके का कपड़ा पहनते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, उनका रहन सहन, खाने पीने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, ये सब अलग अलग है। लेकिन हम लोग का नेशनल एंथम एक है, तिरंगा झंडा एक है ना।
हमारा फ्रीडम स्ट्रगल एक है, यहाँ तक कि स्टेट का एजुकेशन का सिलेबस अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल के सिलेबस की बात करें, जैसे कि सीबीएसई सेंट्रल से ऑर्गेनाइज होती है, तो वैसे स्थिति में पूरे भारत का सिलेबस एक होगा, है ना, पूरे भारत में एग्जाम एक दिन होंगे, है ना। तो ये सभी होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर एग्जाम्पल है, और हम लोग फेडरलिज्म को ये दो भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, अब हमें पढ़ना है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना। इस फेडरलिज्म का सबसे बड़ा फीचर्स क्या है सर, हम लोग क्यों चाहते हैं, या बहुत सारे देश ऐसा क्यों चाहता है कि हम फेडरल कंट्री कहलाएं, है ना। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं हम लोग को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।